हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में विद न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको सभी को पहले तो नमस्ते। एंड इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ कि टॉप 5 वेज जिससे आप आसानी से कनाडा आ सकते हैं और साथ ही साथ उनकी क्या रियलिटी है करंट सिचुएशन में और आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, किस प्रोसेस में आपको जाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ईजी हो। मैं आपको पूरी रियलिटी भी बताऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू सब्सक्राइबिंग इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करना। आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। _चावला है मेरी आईडी। वैसे यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे एंड शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखो, कनाडा आना बहुत लोगों का सपना है और हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है कनाडा आने का। कोई स्टडी वीज़ा पे आता है, कोई वर्क परमिट पे आता है, कोई स्पाउस वीज़ा पे आता है, कोई रिफ्यूजी बन के आता है, कोई एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आता है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से आता है। कनाडा लोग किस लिए आते हैं? बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ मनी। इनकम यहाँ पे अच्छी होती है, लाइफस्टाइल यहाँ पे अच्छा है, इन्वायरमेंट काफ़ी क्लीन है, कंट्री का जो पासपोर्ट है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड में। कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूँ तो जो इसकी पॉपुलेशन है वो अराउंड 4 करोड़ है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से कनाडा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इवन जो दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन है वो इक्वल्स टू कनाडा की पॉपुलेशन है। दूसरी सबसे अच्छी बात, कनाडा काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेंट्स के हिसाब से और काफ़ी वेलकमिंग कंट्री है फॉर द इमिग्रेंट्स। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट कंट्री से, हर कॉन्टिनेंट से, चाहे वो साउथ एशिया से हो, साउथ ईस्ट एशिया से हो, मिडल ईस्ट से हो, या यूरोप से, या लैटिन अमेरिका से। तो आपको हर रीजन से, हर कॉन्टिनेंट से, हर कंट्री से आपको कोई ना कोई आपको पर्सन मिल ही जाएगा कभी ना कभी आपकी लाइफ में। तो अब बात करते हैं कनाडा के टॉप 5 वेज जिससे आप कनाडा आ सकते हैं ईज़िली और उनकी करंट में क्या रियलिटी है और आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। वो आप वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर देखना। आपको ऑटोमेटिकली एक समझ आ जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे कौन सा प्रोसेस करवाना चाहिए और किस स्टेप मुझे लेना चाहिए जिससे मैं कनाडा में आ सकूं और कौन सा स्टेप मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हर किसी का मोटिव और एम यही होता है टू गेट इनटू अ पीआर। कनाडा आने के बाद वो सीधा उनको पीआर चाहिए होता है, चाहे वो 2-3 साल बाद मिले या 4 साल 5 साल बाद मिले, पर मेन गोल पीआर ही होता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टडी वीज़ा। कनाडा में हर साल 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ने आते हैं डिफरेंट प्रोविंस में। हर किसी का अपना अपना गोल होता है। कोई पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पे जाता है, कोई सर्टिफिकेट पे जाता है, कोई डिग्री लेता है, कोई मास्टर्स कोर्स लेता है। तो हर किसी का मेन गोल होता है कि वो स्टडी यहाँ पे करे और स्टडी करने के बाद सीधा वो आगे पीआर ले। अब देखो, कनाडा में सबसे ईजीएस्ट वे है टू गेट इनटू द स्टडी। अगर आप यहाँ से स्टडी करते हैं तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीआर में भी। अब मैं आपको इसकी एक रियलिटी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल तो आते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स वो साउथ एशिया से आते हैं या साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। फर्स्ट पे है इंडिया, सेकंड पे है चाइना या वियतनाम, एंड थर्ड फोर्थ पे है पाकिस्तान। तो यार यहाँ पे आप कभी भी स्टडी वीज़ा पे आए तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, प्रोविंस, अपनी सिटी, वो कॉलेज कहाँ पे है, उस सिटी के बारे में ज़रूर चेक करना कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, इकॉनमी कितनी है, और तीसरी चीज़ वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। अगर आपके पास वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इकॉनमी में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो आप खाली नहीं बैठोगे, आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। तो आप अपना रेंट, ग्रॉसरीज भी सब कुछ पे कर पाओगे, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी पे कर पाओगे, और जो आपके पर्सनल आइटम्स हैं जो आपको अपनी फुलफ़िल करना होता है वो भी, और साथ साथ नेक्स्ट ईयर की सेमेस्टर की फ़ीस भी आप इजीली पे कर पाओगे। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप स्टडी वीज़ा पे आए, जो भी आप कॉलेज चूज़ करें, किसी भी पागल एजेंट के बहकावे में ना आए। एजेंट क्या बोलता है या आईडीबी वाले क्या बोलते हैं उनके बहकावे में ना आए,
कि वो उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में चले जाओ, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ पे लगभग एक जैसा ही है। 10,000 से लेके टोटल 10,000 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस है ओवरऑल यहाँ पे मिला के। यहाँ की पढ़ाई लगभग एक जैसी ही है, बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई ताबड़तोड़ पढ़ाई है, ठीक ठाक पढ़ाई है, सही पढ़ाई है। लेकिन अपना प्रोविंस वो चूज़ करना जहाँ से आपको ईजी पीआर मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में जाते हैं या आप नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाते हैं जो अल्बर्टा प्रोविंस में है, तो इस तरह के प्रोविंस चूज़ करना जहाँ पे आपको जल्दी ईजी पीआर मिले, चाहे वो अल्बर्टा हो, सस्कैचुअन हो, नोवा स्कोशिया हो। अगर आप प्रोविंस लाइक ओंटारियो या आप प्रोविंस लाइक ब्रिटिश कोलंबिया में आते हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन कनाडा की इन 2 प्रोविंस में ही रहती है। लेकिन जो पीआर मिलने के कुछ चांसेस है वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ का CRS स्कोर अभी राइट नाउ करेंटली 517 जा रहा है, मतलब 500 से ऊपर जा रहा है। तो आपका मेन मकसद क्या है? अगर आपको सिर्फ स्टडी करना है और वापस जाना है अपनी होम कंट्री, तो तब इन प्रोविंस में आओ। अगर आपका मेन मोटिव गोल पीआर लेना भी है, तो जो आपको मैंने पहले प्रोविंस के नाम लिए, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर, तो इन प्रोविंस को थोड़ा सा फोकस करो। और इन प्रोविंस की जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, तो आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकंड पॉइंट है स्टडी परमिट से रिलेटेड ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं स्टडी परमिट पे आया हूँ और मैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद शादी करता हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को भी बुला सकता हूँ स्पाउस वीज़ा पे। और जब मेरी वाइफ यहाँ पे आएगी तो वो ओपन वर्क परमिट पे आएगी, तो वो कहीं भी किसी भी प्रोविंस में, किसी भी सिटी में भी जॉब कर सकती है और किसी भी कंपनी में भी जॉब कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल। तो वो किसी एक एम्प्लॉयर से या एक एम्प्लॉयर के साथ कोई उसका बाउंडेशन नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट इनटू द कनाडा। अगर कोई एक पर्सन आपका है या आपका कोई पार्टनर है या हस्बैंड या वाइफ, तो वो अपने पार्टनर को भी बुला सकता है कनाडा। और जब वो कनाडा आता है तो वो ओपन वर्क परमिट पे आता है, तो वो स्टार्टिंग से किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह वो जॉब कर सकता है, एंड दैट इज़ टोटली लीगल। उसकी जो भी जॉब होगी वो सिन जॉब होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी कि कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा इनटू वर्क परमिट। ये जितना सुनने में अच्छा लगा, ये उतना ही डिफ़िकल्ट है, ये उतना ही इसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ये ज़रूर है कि आप इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको LMI रिलेटेड जॉब कोई मिलती है, कोई अप्रूव्ड बिजनेस मिलता है और आपको LMI रिलेटेड जॉब आपको देता है और देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, दैट इज़ ट्रू। बट एक चीज़ याद रखना, कोई भी LMI रिलेटेड जॉब आपको फ्री में नहीं मिलती है, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कैनेडियन डॉलर्स आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे एटलीस्ट 30, 40, 50 हज़ार आपको डॉलर देने ही पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस टू प्रोविंस और डिपेंडिंग अपॉन द इमिग्रेशन कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। हर किसी का अपना ही मुंह खोलता है, हर कोई अपने ही हिसाब से पैसे मांगता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप किसी भी प्रोफाइल से हो, आपको लगता हो कि मेरी प्रोफाइल कनाडा में डिमांडिंग है, दैट डजंट मैटर। आपको 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, आप कितने भी फाइनेंशियली साउंड हो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप IT बैकग्राउंड से हो, दैट डजंट मैटर। अगर आप पैसा खर्च करोगे तभी आपको इस तरह की नौकरी मिलेगी, वरना भूल जाना 99.9% पॉसिबिलिटी नहीं है। 0.1% पॉसिबिलिटी भी तब है, या तो अगर आप शेफ़ हो, या तो आप ट्रक ड्राइवर हो, या आप IT बिजनेस पे हो। और वो भी, उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। आपको 0.1% चांसेस है कि आपको ऐसी जॉब मिल जाए। मेरे हिसाब से अगर आपको मिलेगी भी, तो या तो आपको एज एन ट्रक ड्राइवर मिलेगी, या तो आपको एज IT बैकग्राउंड से मिलेगी। लेकिन उसके अंदर भी आजकल बहुत डिमांड है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं दुबई से, इंडिया से। तो यार जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी LMI जॉब से रिलेटेड ही है। अगर आपको कोई LMI रिलेटेड जॉब मिलती भी है, तो आपके 95-98% चांसेस यही है कि आपको अगर कोई जॉब मिलेगी भी तो स्किल बेस्ड जॉब ही मिलेगी। और स्किल बेस्ड जॉब भी कैसी, चाहे वो कारपेंटर से रिलेटेड हो, प्लम्बर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैकेनिक से रिलेटेड हो, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो या कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, मतलब कोई साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ।
तो इसी तरह की आपको स्किल बेस्ड जॉब मिलती है जो LMI रिलेटेड जॉब होती है, जिसमें थोड़े बहुत भी चांसेस होते हैं कि आपको उसमें पैसा ना देना पड़े, लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि आप jobsbank.gc.ca वेबसाइट पे जाओ, इस तरह की जॉब्स के रिगार्डिंग आप सर्च करो। लेकिन मैं आपको इसमें एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा में होते हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिटर वीज़ा पे, तो थोड़े बहुत क्या आपके काफ़ी हद तक चांस ज़्यादा होते हैं आपको इस तरह की जॉब मिल जाएगी और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई करते हो और आपको वो जॉब मिल जाती है और आपको वर्क परमिट मिलने में आपको कम से कम 10 से 11 महीने लगते हैं। लेकिन यही अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिटर वीज़ा पे होते हो कनाडा में और फिर आपको वर्क परमिट मिलता है, तो उसी सेम प्रोसेस को आगे बढ़ने में मिनिमम 2 महीने और मैक्सिमम 4 महीने लगते हैं कि आपको वर्क परमिट आपको ईज़िली और जल्दी मिल जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिफ्यूजी के रिगार्डिंग। या देखो, रिफ्यूजी मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे और इंस्टाग्राम पे मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप एक रिफ्यूजी की डिटेल वीडियो बनाओ। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा विद इन लाइक कमिंग वीक्स में। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि अगर आप एज एन रिफ्यूजी भी आते हो, तो अगर आप किसी वार टोन कंट्रीज से आते हो लाइक अफ़गानिस्तान, सीरिया, साउथ सुडान या किसी भी अफ्रीका रीजन से, किसी भी मिडल ईस्ट रीजन से आते हो जहाँ पे युद्ध अभी चल रहा है, तो आपकी पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत हाई है कि आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाए। लेकिन PR मिलने में आपको एटलीस्ट 2.5-3 साल लगेंगे। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 इयर्स आपको लगेगा टू गेट अ PR। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा रिफ्यूजी के रिगार्डिंग, जिससे आपको बेटर एक आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किस हिसाब से इसका प्रोसेस होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID is naval.chawla। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ।